हिमालय के विषय में अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें जो है हिमालय को उत्तर पश्चिम से पूर्व दक्षिण पूर्व तक एक चाप के रूप में लगभग 2400 किलोमीटर तक जो दिखाई देता है हिमालय का एक भाग रहता है, जिसमें हिमालय 4 समांतर पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है, जैसे शिवालिक पहाड़ी, निचली हिमालय श्रृंखला या हिमालय, महान हिमालय श्रृंखला या हिमाद्री, दक्षिण से उत्तर तक तिब्बती हिमालय। इन सभी को आप देख सकते हैं। महान हिमालय दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियों का घर है। कौन सी चोटियों का? ऊंची चोटियों का। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, ये सभी जो हैं ये सभी को आप देख सकते हैं। देखिए, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत आदि। इसमें ग्लेशियर भी हैं हिमालय में, जो ताज़े पानी के स्रोत हैं। और फिर उसके बाद उत्तरी मैदान की तरफ बढ़ते हैं। भारत को महान मैदान भी कहा जाता है। ये जो है भारत को महान मैदान के रूप में भी जाना जाता है। ये पार्ट प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और इसका एरिया पश्चिम से पूर्व तक लगभग 2400 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 2400 से 3200 किलोमीटर तक फैला है। यह पार्ट जो है पूछा जाता है पेपर में, अधिकतर पूछा गया है इनकी उत्तरी मैदान की पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक। बीपीएससी में भी पूछा गया है, और उसकी गहराई 2000 से 3000 मीटर तक होती है। और फिर इसके बाद जो है उत्तरी मैदान में हम भावर और तलहटी और तराई जो है एरिया को देख सकते हैं। भावर जो है वो एक डेल्टा का भी निर्माण। भावर जो है 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी होती है। ये जो है खराब जल निकासी वाला गीला दलदली और घने जंगलों वाला संकरा ट्रैक है, जो भावर के समांतर लगभग 15 से 30 किलोमीटर तक फैला है। इसको आप जब पीडीएफ को एक बार आप पढ़िएगा, इसमें जो इम्पोर्टेंस हैं हम लोग बताए दे रहे हैं। उत्तराखंड के जिन कार्बेट नेशनल पार्क, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान भी हैं इसी में उत्तरी मैदान में। और उत्तरी मैदान की अन्य राहत विशेषता जो है भांगर है। भांगर जो है इसके बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि ये पुराने जलोढ़ का निर्माण करती है। इसमें देखिएगा बताया गया है कि जो है ये भावर जो है, देखिए लिखा हुआ है उत्तरी मैदानों की अन्य राहत विशेषता भांगर है, जो एक पुराना जलोढ़ है जो बाढ़ के मैदान के ऊपर एक छत बनाता है। यह अक्सर चूनेदार पत्थर जैसे कंकड़ों से ढका होता है। कैसे कंकड़ों से? चूनेदार पत्थरों से, जो कांकड़ के नाम से जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। आप जो उसमें देखिएगा बेबो वाली बुक योजना बुक में अधिकतर पूछा ही जाता है। और अब जो है नदियों के किनारों के साथ बाढ़ के मैदानों का निर्माण खादर द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नदियों का जो है नदियों के किनारों पर होता है ये बाढ़ के मैदानों का निर्माण। नदी के किनारों के साथ बाढ़ के मैदानों का निर्माण खादर द्वारा होता है। खादर, बांगर, बाबर, ये सब इम्पोर्टेंट हैं, जो हर साल पुनः जल भर जाने वाले जलोढ़ से बना होता है। जलोढ़ मिट्टी के विषय में इसमें पूरी तरीके से बताया गया है। इसमें जो है सुंदरवन के विषय में भी देखिए बताया गया है। उत्तरी मैदानी इलाकों का नदियाँ तलछट जलावां से भरी हुई हैं। मुहाने पर उनका तलछट भाग दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, जिसे सुंदरवन कहा गया है। क्या कहा गया है? सुंदरवन कहा गया है।
सुंदरवन से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। फिर उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार के विषय में आप इसमें पढ़ सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि एक टेबललैंड प्रकार की स्थलाकृति है जो समुद्र तल से लगभग 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई से चिह्नित है, जो कई नदियों द्वारा विच्छेदित है। किसके विषय में बात कर रहे हैं? प्रायद्वीपीय पठार के विषय में बात कर रहे हैं। प्रायद्वीपीय पठार की पर्वत श्रृंखला को आप पढ़ सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट होती है, जिसमें विंध्य, सतपुड़ा, महादेव, मैकल, सरगुजा पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं विंध्य, सरगुजा तथा पश्चिमी और पूर्वी तट, पूर्वी घाट भी इसी में शामिल है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें मैगजीन जो है आग्नेय और रूपांतरित मूल की कठोर क्रिस्टलीय चट्टानें भी शामिल हैं। मैगजीन, बॉक्साइट, अभ्रक, सोना, तांबा जैसी खानें भी हैं यहाँ पर। कोलार, हुंडी, बेलाडिला, सिंहभूम, कोरबा, मलांज घन आज जैसी प्रसिद्ध खदानों का घर है। गोंडवाना कोयला भंडार का अधिक हिस्सा भारत के प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। कोयले का अधिकतर हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार में ही हम देखेंगे। गोंडवाना कोयला भंडार का अधिकांश हिस्सा भारत के प्रायद्वीपीय पठार में पाया जाता है। और यहाँ पे जो है चूना पत्थर का प्रचुर भंडार है, जो सीमेंट उद्योग में उपयोग किया जाने वाला प्रमुख कच्चा माल है, जो प्रायद्वीपीय पठार में ही पाया जाता है। इस पठार में आप और भी चीज़ों को देख सकते हैं। अन्य खनिज वस्तुओं जैसे क्रोमाइट, सीसा, जस्ता, जिप्सम आदि के भी भंडार है। आप कंचनजंगा का चित्र देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये कंचनजंगा को दिखाया गया है। फिर आगे राधानगर, समुद्री तट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी आप इस चित्र में देख सकते हैं। इसमें जो है कुछ चीज़ों को बताया गया है। इस पेज में भी आपको इम्पोर्टेंट लाइंस मिल सकती हैं, जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। यह क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े नामक दलदली में से एक है, जिसे ग्रेट रन कच्छ भी कहा जाता है। ये जो गुजरात का एरिया है उधर पड़ता है ये। थार मरुस्थल के विषय में भी इसमें बताया गया है। थार मरुस्थल जो है एक महान भारतीय रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। यह एक विशाल शुष्क क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? शुष्क। रेत के टीले, जिन्हें भाखर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाखर। ये प्रीलिम्स में आ सकता है। रेगिस्तान में शुष्क नदी तल भी है, जिसे नाला कहा जाता है। नदी तल को क्या कहा जाता है? नाला, जिसमें कभी कभी जो है पानी भर जाता है, वो भी मानसून ही। लक्षद्वीप का आप चित्र स्क्रीन पर देख सकते हैं। लक्षद्वीप के विषय में भी इसमें थोड़ा बहुत बताया गया है। भारत के पश्चिमी तट पर द्वीपों का एक अन्य प्रमुख समूह लक्षद्वीप है, जो 36 द्वीपों का एक द्वीप समूह है। कितने द्वीपों का? 36 द्वीपों का। आप ऊपर अंडमान निकोबार के विषय में पढ़े ही थे अभी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक द्वीप समूह का निर्माण करता है, जिसमें कितने 572 द्वीप शामिल हैं, जिनमें से केवल 37 ही बसे हुए हैं। अंडमान जो है वो उष्णकटिबंधीय जंगलों और विविध समुद्री जीवन के लिए जाने जाते हैं। चोटियों से घाटियों तक पश्चिमी घाट का एक समग्र अन्वेषण हम देखेंगे। इसमें जो है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस बुक में भी देख कि जो है चोटियों से घाटियों तक पश्चिमी घाट का समग्र अन्वेषण। भारत के पश्चिमी तट के किनारे अद्वितीय सौंदर्य और पारिस्थितिक महत्व का एक प्राकृतिक आश्रय स्थित है। वो है पश्चिमी घाट।
1600 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई और लगभग 1,40,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक फैली हुई यह प्राचीन पर्वत श्रृंखला केवल एक भौगोलिक विशेषता नहीं है, बल्कि एक उद्गम स्थल है जो वनस्पतियों, जीवों और सांस्कृतिक विविधता की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला को संजोए रखता है। पश्चिमी घाट को एक वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का प्रतिष्ठित पद भी प्राप्त हुआ है। इसे जो है यूनेस्को में भी जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया है? यूनेस्को में। आप देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए और जो इम्पोर्टेंट हो उनको लिख लीजिए आप कॉपी पर। आप पढ़ सकते हैं इसमें पश्चिमी घाट के विषय में। देखिए, पश्चिमी घाट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी दी गई हुई है। चलिए पढ़ते हैं इसको। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर और कई चोटियाँ 2600 मीटर तक ऊंची हैं। केरल में स्थित अनामुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। यह क्वेश्चन पीसीएस लेवल पर भी पूछा जाता है। अनामुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी घाट, केंद्रीय घाट, दक्षिणी घाट, उसके बाद कार्डमम हिल, अन्नामलाई, ये इलायची के लिए फेमस है कार्डमम हिल। अन्नामलाई को तमिल में अनोई से लिया गया है, जिसका अर्थ है हाथी, जो जंगली हाथियों की उपस्थिति का प्रतीक है। अन्नामलाई में हाथी अधिक पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट का निर्माण करने वाली कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं। आप देख सकते हैं अक्कामलाई की घास की पहाड़ियों का चित्र दिखाया गया है। गुजरात के पश्चिमी घाट का गिरा झरना भी दिखाया गया है इसमें। पश्चिम घाट का एक एरिया गुजरात का सापुतारा, उसको देखिए कितना हरा भरा दिखाया गया है। बिल्कुल जो है ये आप देख रहे हैं पहाड़ हैं, पर्वत हैं, लेकिन सब हरे भरे हैं। स्क्रीन पर आपके पश्चिमी घाट के प्रमुख वनस्पति प्रकार, आप इनको अपनी कॉपी पर नोट्स कर सकते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, नम पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती बुकानिया, झाड़ी, शोला, घास का मैदान। शोला घास देखिए ये क्वेश्चन भी आता है कि कहाँ पाया जाता है। पश्चिमी घाट में पाया जाता है। ठीक है। घास का मैदान, पर्वतीय घास का मैदान, पीठ बाग, मजेस्टिका दलदल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इन सभी के विषय में अच्छे से योजना मैगजीन में समझाया गया है। पश्चिमी घाट की जलवायु के विषय में बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से दिखाया गया है इसमें से आप जो है पश्चिमी घाट के देखिए, इसमें बताया गया है कि यहाँ पे जो है दुनिया की जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट में से एक बनाती है ये IUCN रेड लिस्ट के अनुसार विश्व स्तर पर खतरे के रूप में सूचीबद्ध न्यूनतम 325 प्रजातियों का घर है। कितनी प्रजातियों का? लगभग 325। नीलगिरी ताहार के विषय में और नीलगिरी लंगूर के विषय में मकाक है, शेरपुछ है। ये तो क्वेश्चन UPSC में तो आते ही आते हैं। इनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर बनते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप जो है पेपर में देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर आप उठा के वो देख सकते हैं। पश्चिमी घाट में स्तनधारी प्रजातियों के विषय में बताया गया है। पश्चिमी घाट में 508 पक्षी प्रजातियों के विषय में बताया गया है, जिसमें जो है
रूपस है, बुलबुल, ग्रे हेडेड हॉर्नबिल, मलाबार, सनबर्ड, ब्लैक रूपस, सरीसृप के विषय में बताया गया। उभयचर प्राणियों के मछली के विषय में बताया गया। अकशेरुकी और फिर उसके बाद औषधियों के विषय में भी पश्चिमी घाट के बताया गया है। आप देख सकते हैं, ये देखिए आरोग्य पाचा एक वो है, एक वनस्पति है। ये देखिए गुजरात के पश्चिमी घाट के वलसाड में पारंपरिक चिकित्सीय व्यवसायी भगत, ये जो है हर्बल दवाइयाँ का निर्माण करते हैं। मैं आपको इसका PDF शेयर कर दूँगी, जिससे आप जो है अपना PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वाकई में ये बुक अच्छी है। मृदा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में देखिए बताया गया है। आप लोग कहिएगा तो मैं इसके नोट्स बना के भी आपको शेयर कर दूँगी। ये देखिए मृदा में जो है कार्बन पृथक्करण, जल शुद्धिकरण, मृदा प्रदूषण में कमी, जलवायु, जीवों का अवकाश, ये पूरा जो है मृदा के कार्यों का योजनाबद्ध तरीके से देखिए ये काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। पारंपरिक उपवन जो है, जैसे पीपल, बरगद, इनके विषय में भी बताया गया है। आदिवासियों के विषय में जो कुछ पेड़ों से जुड़े होते हैं। सिक्किम में लोकप्रिय रूप से गुम्पास के नाम से जाना था। केरल के काऊ, राजस्थान में ओरण, तेलंगाना और उसमें पवित्र वनालू, रचिता वनालू, देवता वनालू के नाम से जाना जाता उपवन को। मंदिर उपवन, पारंपरिक उपवन, धार्मिक, द्वीपीय उपवन, कब्र उपवन, उपवन के प्रकार बताया गया है। और फिर उनके महत्व, उपवनों के महत्व के विषय में मेंस का क्वेश्चन है, बन जाएगा इसमें उपवन का, उपवन के प्रकार या उपवन का महत्व, पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा, पारंपरिक ज्ञान, जैव विविधता संरक्षण, सांस्कृतिक संरक्षण। उपवन से हमें क्या महत्व, उपवन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इससे पर्यावरण लाभ हो रहा है, हमें सामुदायिक संरक्षण मिल रहा है, सामुदायिक सशक्तिकरण भी हो रहा है। तो इसके बाद जो है उपवन को क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पवित्र वनालू कहते हैं, अरुणाचल में गुम्पा वन कहते हैं, असम थान में डंक पम्बन कहते हैं, बिहार में सरनास कहते हैं, छत्तीसगढ़ सरना, देवला, मंदार। ऐसे ही सभी राज्यों के विषय में इसमें दिया गया है। देखिए जैव विविधता विरासत स्थल, काफ़ी अच्छे ढंग से इसमें समझाया गया है। प्रकृति घूमने की जगह नहीं है, यह घर है। उपवनों को जैविक संवैधानिक संरक्षण के विषय में बात किया गया उपवन के, जिसमें अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि जो है अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का अभ्यास और प्रचार करने के लिए अधिकार की गारंटी देता है। अधिकार उपवनों से जुड़ी प्रथाओं की सुरक्षा तक फैला हुआ है। अनुच्छेद 48A भी पर्यावरण की सुरक्षा, राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करने में निर्देश देता है। 51AG अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक पर पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करने और इन उपवनों में निहित प्रकृति के प्रति सम्मान को दर्शाते हुए जीवित प्राणियों के प्रति दया करने का मूल कर्तव्य आरोपित करता है। और संस्थाएं भी बनाई गई हैं इनके लिए, जैसे NBA राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड, इन सभी को भी दर्शाया गया है। आप एक बार PDF इसके पढ़िएगा।
तो इसमें ब्लू इकोनॉमी के विषय में भी बहुत ही अच्छे ढंग से कवर किया गया है। ब्लू इकोनॉमी क्या है, इससे जो है इससे हमको क्या संसाधन मिल रहे हैं, लाभ क्या हो रहा है और इसमें क्या क्या जोड़ा जा सकता है, जोड़ा गया है ब्लू इकोनॉमी में, उसको भी आप पढ़ सकती हैं। कन्वेंशन को भी, रामसर कन्वेंशन जो हुए हैं, क्या कहिएगा तो हम जो है इन पार्ट्स को दोबारा हम पढ़ा देंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं इसका PDF शेयर कर रही हूँ। मैं कन्वेंशन वाला तो ज़रूर पढ़ाऊँगी, रामसर कन्वेंशन पे मैं अगले दिन आपको इसका पूरा डिटेल में वीडियो बना के देती हूँ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और प्री और मेंस को ध्यान में रखते हुए बुक्स से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स को पढ़िए। बाय बाय।